हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 2022 का जो हमारा पेपर था, 2022 का जो 10th क्लास का साइंस का पेपर था, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, ये मेरे हाथ में 2022 का पेपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, माध्यमिक परीक्षा 2022। तो ये मेरे पास 2022 का पेपर है और ये किसी बच्ची की कॉपी है जो 2022 में कितने अंक प्राप्त किए थे बच्चों। इसने अपने पूरे अंक यानी कि 80 में से 80 जो नंबर प्राप्त किए थे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो 80 में से 80 अंक हैं वो इसने क्या किया है बच्चों, प्राप्त किया है। क्या किया है? प्राप्त किया है 80 में से 80 अंक इस 2022 के विज्ञान के पेपर में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारा प्रश्न था, क्या हमारा पेपर था और किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं, इस बारे में हम आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको कॉपी दिखाता हूं बच्चों कि इस प्रकार की हमारी एक बोर्ड की कॉपी आती है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो विज्ञान का पेपर है, हिंदी माध्यम है, ये मंगलवार के दिन और 5 अप्रैल को ये पेपर हुआ था 2022 को। और यहाँ पर ये आपको नंबर जो दिए जाते हैं वो है कि पहला प्रश्न कितने नंबर का है बच्चों, 12 नंबर का था, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न 6 नंबर दिए हुए हैं, तीसरे में 12 दिए हुए हैं। इस प्रकार से टोटल जो अंक प्राप्त हुए हैं बच्चों वो है 80 नंबर प्राप्त हुए हैं और ये जो परीक्षक थे उनके हस्ताक्षर हैं। ठीक बच्चों, ये परीक्षक के क्या है, हस्ताक्षर हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, कि हमारा प्रश्न क्या था। ये हमारे सामने इसकी कॉपी है बच्चों और आपको इसी प्रकार से आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको आंसर देने हैं और हम ये बताएंगे कि आप किस प्रकार पूरे में से पूरे यानी कि 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मैं यहाँ पर पेपर निकालता हूँ और यहाँ पर आपको आंसर लिखे हुए हैं। ठीक बच्चों, पहला प्रश्न बच्चों कि मानव में हृदय एक तंत्र है, एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। मानव में जो हृदय है वो किस तंत्र से संबंधित है बच्चों। तो इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण। पोषण से या उत्सर्जन से, श्वसन से या परिसंचरण से। तो चौथा ऑप्शन बच्चों इसमें परिसंचरण है और बच्चे ने यहाँ पर भी क्या लिखा है बच्चों, चौथा ऑप्शन राइट किया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या, पहले में हमारे पास 12 प्रश्न है बच्चों, 2022 का पेपर था उसमें 12 थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे पास 15 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो आपको 15 के लिए या तो आपको ऐसे क्षैतिज या फिर आप ऊर्ध्वाधर किसी भी प्रकार से टेबल का निर्माण करें तो आंसर देना ईजी होगा और चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है उसको भी इसमें सुविधा होती है और आसानी रहती है और लगता भी बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो आपको सारणी बनाकर आंसर देना है। अब पहले प्रश्न में जैसे बच्चे ने लिखा है दे, दूसरे प्रश्न में लिखा है ए, इस प्रकार उसने सारे ऑब्जेक्टिव किए हैं। एग्जामिनर ने सबको चेक किया है और जो 12 नंबर के प्रश्न थे उन 12 नंबर के प्रश्नों में 12 अंक दे रखे हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की मैं बात करूं तो कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। तो हम जानते हैं बच्चों रक्तदाब मापी या जिसे कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पर बच्चों स्फैग्मोमैनोमीटर जो दूसरा हमारा ऑप्शन, जो पहला हमारा ऑप्शन है वो राइट है। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन राइट है। तीसरा प्रश्न है बच्चों अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि बच्चों थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन यानी कि जो आयोडीन है वो राइट है। इस प्रकार आपको क्या देनी है बच्चों, आंसर देने। इस पेपर का सॉल्यूशन हम बाद में भी करेंगे बच्चों। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इस कॉपी की जांच करते हैं। ठीक है बच्चों, कि कॉपी में क्या गड़बड़ है और आपको कितनी सावधानी रखनी है और आपको साइंस का जो पेपर है वो किस प्रकार लिखना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पहले प्रश्न के लिए आपको टेबल का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है बच्चों, टेबल का। टेबल का कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास बच्चों 15 क्वेश्चन होंगे तो आपको 15 लाइनों में ये क्वेश्चन बनाने लाए और जैसे मेन जो लाइन है बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर 1 और फिर यहाँ पर हम जिस प्रकार टेबल निर्माण करेंगे, हम खड़ी टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए यही ऑप्शन राइट है तो पहले में क्या लिखा है बच्चों, दे, तो हम लिख लेंगे दे। आपको दे का ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे में ए लिखा है तो हमने लिख दिया बच्चों ए, तीसरे में से लिखा है तो हमने लिख दिया से। इस प्रकार हम 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनको सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन और एक बार में कोशिश करें कि सही हो। ऐसा नहीं है कि अपने को ए नहीं लग रहा है तो अब वे कर दें। तो इस प्रकार बार बार आपको काटाबीजी नहीं करनी है, काटाबीजी से आपको बचना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये पहले क्वेश्चन की बात की है बच्चों हमने। ठीक,
तो पहला क्वेश्चन आप क्या बनाओगे बच्चों, टेबल निर्माण करके दे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। आपको केवल ऑप्शन लिखने की जरूरत है बच्चों, ऑप्शन में जो दिया गया है वो लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए बच्चों, अब ये आंसर नंबर 2 है बच्चों। अब आंसर इस बालक ने नहीं लिखा है तो आपको भी लिखना और नहीं लिखना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ऐसी कोई आवश्यकता या बाध्यता नहीं है कि आपको आंसर लिखना है, यानी कि ये उत्तर लिखना है, ठीक है। आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या जानते हैं बच्चों, रिक्त स्थान आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं बच्चों, रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो अब देखिए पहला रिक्त स्थान बच्चों यहाँ होगा कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को खाली स्थान क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता है। और बच्चों जो सही आंसर है वो क्या है इसका, पुनर्भरण क्रिया विधि। इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म बच्चों, फीडबैक मैकेनिज्म। तो पुनर्भरण क्रिया विधि इसका आंसर है, ठीक बच्चों। इसी प्रकार दूसरे की हम बात करें, दूसरा प्रश्न जो है वो है हमारा जो रिक्त स्थान, उसमें संदेश संचारित करने के लिए जो तंत्रिका तंत्र है वो कौन से आवेग उत्पन्न करता है बच्चों, तो विद्युत आवेग उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 1 से बच्चों ट्रॉफिक लेवल 2 जाएगी, ट्रॉफिक लेवल 3 जाएगी, उसमें जो ऊर्जा आती है बच्चों उसकी क्या होती जाती है, तो हमें पता है हानि होती जाती है या कमी होती जाती है। दोनों चल सकते हैं बच्चों यहाँ पर, या तो हम लिख सकते हैं हानि या फिर कमी, दोनों इसके आंसर क्या होंगे बच्चों, सही होंगे। हमें पता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमान, उन्होंने एक रूल दिया था जिसको कहते हैं हम रूल ऑफ 10% या दशांश का नियम, यानी कि 10% ऊर्जा ही, जैसे मान लीजिए इसमें 100 जूल एनर्जी है तो इसकी केवल 10% ऊर्जा ही कहाँ जाएगी बच्चों, यानी कि 10 जूल जाएगी ट्रॉफिक लेवल 2 में। इस प्रकार का रूल है बच्चों। तो रूल की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगला तीसरा है बच्चों, अच्छा दूसरा रह गया बच्चों, अच्छा हो गया था टिहरी बांध। अब ये चैप्टर तो बच्चों हमारे जो सिलेबस है 2024 के लिए जो एग्जाम है हमारे लिए वो क्या हो गया बच्चों, डिलीट हो गया है। तो ये टिहरी जो बांध है बच्चों वो गंगा नदी पर बना है। एसएसटी के लिए आपके लिए जानकारी ठीक है कि प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं बच्चों, v से, बिंब की दूरी किससे लिखते हैं, u से, और v अपॉन u का जो अनुपात है, यानी जो अनुपात है वो लेंस के किसको व्यक्त करता है बच्चों, तो ये आवर्धन को यानी कि मैग्निफिकेशन को व्यक्त करता है बच्चों। किसको व्यक्त करता है, v अपॉन यू, m का सूत्र है बच्चों, m इज इक्वल टू v अपॉन यू। ये लेंस के लिए है। और बच्चों दर्पण के लिए हम बात करते हैं तो -v अपॉन यू, ये किसके लिए आ जाता है बच्चों, दर्पण के लिए। ये तो है लेंस के लिए और ये बच्चों दर्पण यानी कि मिरर के लिए, ठीक बच्चों। और लास्ट जो हमारा रिक्त स्थान है वो क्या है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में कौन सी धातु का यूज किया जाता है, तो का उपयोग किया जाता है, तो हमें पता है टंगस्टन, और इसका प्रतीक क्या है बच्चों, W। तो इस प्रकार आपको क्या करना है। अब देखो इस बालक ने क्या किया है, 80 में से 80 नंबर लाने के लिए पूरी लाइन जो एग्जाम में दी हुई थी, पेपर में दी हुई थी, उसको लिखा, और जो आंसर लिखा उसके लिए ब्लैक पेन का यूज किया है और उसको अंडरलाइन भी कर दिया है, ताकि जो एग्जामिनर ने चेक किया है तो सीधे उस ब्लैक पेन पर पहुंचा है और सीधे जो अंडरलाइन किया हुआ है वहां पर पहुंच गया है और सीधा चेक करने के बाद 1 नंबर दे दिया। इस प्रकार 6 प्रश्नों में बच्चों कितने नंबर दे दिए हैं, 6 नंबर यहाँ पर आपको यानी उस बालक को दे दिया गया है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है बच्चों, 2 भी हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अब यहां से हमारे क्या है बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं शुरू। कौन से बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब देखिए पहला अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक, मैं क्वेश्चन बोलता हूं बच्चों, पेपर है हमारे पास। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में हाँ प्रश्न है बच्चों कि तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है। तो जो तंत्रिका ऊतक है किसका एक संगठित जाल है, तो हम जानते हैं बच्चों जो तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिका कोशिकाओं का संगठित जाल है। किसका बच्चों, तंत्रिका कोशिका का। अब इस बालक ने तंत्रिका कोशिका नाम नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है इसने बालक ने, न्यूरॉन। तो हम जानते हैं बच्चों कि तंत्रिका कोशिका का ही दूसरा नाम है बच्चों न्यूरॉन। तो आप तंत्रिका कोशिका लिख सकते हो, और तंत्रिका कोशिका अगर आपको नाम याद नहीं आता है तो आप न्यूरॉन लिख सकते हो। तो पूरे डिटेल लिखिए बच्चों कि तंत्रिका ऊतक जो है वो न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। इस प्रकार आप बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हैं बच्चों, ठीक। इसी प्रकार बच्चों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतना आपको दिखाई देगा बच्चों, ठीक, इतना ले लेते हैं हम। और ये हम चले हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बालक ने क्या किया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर
तीसरा है जो अतिलघु उत्तरत्वक, उसका सेकंड का आंसर दे रहा है। तो क्या दे रहा है बच्चों? दूसरा प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो हम जानते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि। अब देखिए यहाँ पर इसने जो लिखा है बच्चों वो पीयूष गलत है, ये जो पीयूष लिखा है बच्चों वो गलत लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से देखें, हिंदी की दृष्टि से देखें, तो मैं तो कहूँगा बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वर्तनी की दृष्टि से भी आपको शुद्ध लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि साइंस में, मैथ्स में इनमें नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हिंदी में आपका नंबर कट सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसने सीधा जिस प्रकार हम टेंस का यूज करते हैं इंग्लिश में बच्चों, उसी हिसाब से जमाए। कौन सी, तो कौन सी की जगह उसने आंसर दे दिया पीयूष ग्रंथि। फिर सीधा मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। तो जिस लैंग्वेज में प्रश्न पूछा है, WH वर्ड का यूज जहां भी हुआ है उसी स्थान पर उसने क्या दिया है बच्चों? आंसर दिया है। मुझे इस बच्चे की कॉपी बहुत अच्छी लगी है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम। इन कॉपियों को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, मैं आपके लिए डाउनलोड करके डाल दूंगा या भेज दूंगा। अब मेरा नंबर भी जो स्क्रीन के नीचे आ रहा है बच्चों, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, CFC का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों देखो उसी लैंग्वेज में CFC का पूरा नाम, फिर कलर चेंज किया बच्चों, ब्लैक पेन लिया है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीधा आंसर दिया है, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चौथा प्रश्न, मानव के कौन से अंग में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? तो बच्चों ये चैप्टर हट गया है इस बार तो मानव की छोटी आंत में या आंत में जो है वो कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। देखिए कितना सटीक आंसर दे रहा बच्चा। ठीक, पुनः चक्रण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है 5वां। तो मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक है, धातुएं हैं, बैग है, थैलियां हैं आदि को पुनः चक्रण के लिए भेजकर नई वस्तुएं बनाना ही पुनः चक्रण कहलाता है। रीयूज करना, पुनः चक्रण, रिसाइकिल करना, यानी हम दोबारा किस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं, चक्रित कर सकते हैं, दूसरे काम में ले सकते हैं बच्चों। ठीक, तो ये भी हमारे कोर्स में इस साल तो नहीं है। अब देखिए अगला है बच्चों, छठा क्वेश्चन है इसमें कि संतरे में पाई जाने वाली अम्ल का एसिड कौन सा है? तो संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बच्चों ये सिट्रिक भी गलत लिखा है बच्चे ने, सिट्रिक आपको ऐसे लिखना है। ठीक, क्योंकि विज्ञान में इसका नंबर नहीं कटेगा लेकिन हिंदी में नंबर कटेगा। तो संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखो बच्चों हमारे पास 8-9 जो है एसिड दिए हुए हैं हमारी बुक में कि सिट्रिक एसिड किस में है, एसिटिक एसिड किस में है, टार्ट्रिक एसिड किस में है, टमाटर में कौन सा है, दूध में कौन सा है, खट्टे दही में या खट्टे दूध में कौन सा है। इस प्रकार जो आपको 8-10 है वो याद कर लेनी है और पेपर में आपसे 1 या 2 का नाम पूछा जाएगा, ये फिक्स है बच्चों। तो एक प्रश्न मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न बच्चों 7वां कि अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। अम्ल के जलीय विलयन में तो बच्चों हम क्या करेंगे, पात्र लेंगे, कोई अम्ल डालेंगे और उसमें एनोड और कैथोड का यूज करेंगे और एक बैटरी बीच में जोड़ देंगे। इस प्रकार बच्चे ने चित्र बनाया है कि यहाँ पर एक बड़ा डंडा लिया है जिसको हम कहते हैं बच्चों प्लस टर्मिनल, धन टर्मिनल, एक छोटा डंडा लेते हैं जिसे ऋण, और यहाँ पर बच्चों क्या है, कुंजी है, यहाँ पर इसने बल्ब भी जोड़ा हुआ है और इस प्रकार से एक परिपथ तैयार कर दिया है। ये जो धन टर्मिनल से जुड़ा होता है बच्चों बैटरी के, उसको हम एनोड कहते हैं। ये ऐसे एनोड है और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। यहाँ पर किसी अम्ल का विलयन ले लिया है, ये कैथोड हो गया, ये बीकर है और इसमें अम्ल का विलयन डाल दिया है और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। बच्चों 1 नंबर का ये प्रश्न था कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा होगी, उसका विद्युत धारा का संचालन का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपको बच्चों चित्र दिया गया है। ठीक, अगले 8वें प्रश्न की हम चर्चा करते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न, स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। स्वाद के आधार पर तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जबकि क्षारक जो हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल और क्षारक में अंतर लिखा है बच्चे। तो स्वाद के आधार पर पूछा तो अम्ल तो होते हैं खट्टे और क्षार होते हैं कड़वे। ठीक, अगला प्रश्न, दंत क्षय का कारण लिखिए कि जब मुंह के pH का मान कितने से कम हो जाता है बच्चों, 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। बच्चे ने बहुत ही सटीक आंसर लिखा है बच्चों, ज़्यादा कुछ लिखने की ना तो कोशिश की है और ना ही कहीं पर काटाफीटी करने की कोशिश की है। जितना आंसर पूछा है उतना आंसर लिखा है, लेकिन मैं कुछ अच्छाइयाँ हैं जो मैंने इस कॉपी में देखी हैं उनको भी आपको बताऊंगा। आपको भी उन अच्छाइयों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, और मैं थोड़ी सी अगली कॉपी भी लूँगा बच्चों। मेरे पास 2 कॉपियाँ हैं जो मैंने डाउनलोड की थी, उस एक कॉपी में आपको बहुत सारी मैं गड़बड़ निकाल के बताऊंगा। एक आध गड़बड़ इसमें भी है, देखेंगे। फिर भी 80 में से 80 नंबर है, मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए थे। हाँ भैया,
10वां प्रश्न क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य लिखिए। तो हेडिंग डालिए बच्चे ने ब्लैक पेन से, धारा नियंत्रक क्या है। तो धारा नियंत्रक यानी जो किसका नियंत्रण करेगा बच्चों, धारा को कंट्रोल करेगा, क्या चेंज करके, प्रतिरोध चेंज करके। तो किसी परिपथ, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। किसका नियंत्रण कर रहे हैं बच्चों, धारा का। क्या चेंज करके करेगा, धारा फिक्स करनी है तो प्रतिरोध को चेंज करते चलेंगे। तो किसी परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। अगली है बच्चों, धारा नियंत्रक हमारे सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। 11वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। अंतर वाला प्रश्न आए तो आपको याद करना है बच्चों कि हमें टेबल बना के आंसर देने की कोशिश करनी है। देखो पहले प्रश्न में टेबल, दूसरा जो ब्लैंक आएगा उसका आपने को पूरा लिखना है, ठीक है। और आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ये हमारा मेन आंसर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जो है उसमें अंतर लिखा है बच्चों। अब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर मैं बता देता हूं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है बच्चों। वह विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा को बदल लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यानी जो एक निश्चित टाइम के बाद अपनी दिशा बदले, है ना। जनरेटर वनरेटर जो हमने विद्युत मोटर वगैरह हट गया है, नहीं तो हम पढ़ते बच्चों। दिष्ट धारा क्या है, समान समयांतराल के बारे में अपनी दिशा नहीं बदलती है। इसकी आवृत्ति बच्चों जो हमारे घरों में आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, हमारे घरों में प्रत्यावर्ती आती है और इसकी आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, 0 हर्ट्ज होती है। तो कितने नंबर का प्रश्न था बच्चों, 1 नंबर का प्रश्न था। और इस 1 नंबर के प्रश्न में बच्चों अंतर पूछा था और बच्चे ने 2 अंतर दिए हैं, ठीक। अगले चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास 12वां प्रश्न है बच्चों, जो छोटे छोटे हैं हमारे पास उस प्रश्नों में। प्रश्न है बच्चों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों एक समान होता है, ठीक है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फिर कलर चेंज किया है, ब्लैक पेन से लिखा है, एक समान होता है। और टीचर ने चेक किया और 1 नंबर इसका दे दिया। 12 प्रश्न थे छोटे छोटे और उनके 12 के 12 नंबर एक साथ दे दिए गए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है इस कॉपी में, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारा बच्चों सेक्शन ए। अब आएगा बच्चों सेक्शन बी, जिसमें हमारे बच्चों 2-2 नंबर के प्रश्न थे 2022 के पेपर में। तो हम भी सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी देखिए, अब सेक्शन बी में क्या था बच्चों, इसमें सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फॉसिल्स इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो जैव विकास के प्रक्रम में जीवाश्म की निम्नलिखित भूमिका है। अब बच्चों किस प्रकार आंसर दिया है आप देख के खुश हो जाएंगे इसका। देखिए बच्चों, अब ये है तो नहीं हमारे सिलेबस में इस साल। तो देखिए जीवाश्म क्या करता है, जीवाश्म की हमें पता लगाना है कि जैव विकास जो हुआ है धरती पर, नए नए जीव जो बने हैं, तो जीवाश्म उसके अध्ययन के लिए, जीवाश्म उसमें किस प्रकार की आपको जानकारी देता है। तो इसके बारे में है कि जीवाश्म विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जो जीव धरती पर थे, जो विलुप्त हो गए, उनके बारे में जीवाश्म जानकारी प्रदान कर रहा है। जीवाश्म उद विकास के बारे में जानकारी देते हैं। बताओ, इतिहास बताते हैं कि जीवों के इस क्रम में विकसित हुए हैं। अगला है कि जीवाश्म विलुप्त हो चुके जीवों के समय के बारे में, खुद के बारे में तो दे ही रहे हैं, समय के बारे में भी दे रहे हैं। और जीवाश्म जो है वो उद विकास की प्रक्रिया को काट दिया बच्चे इसने, और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीवाश्म क्या है, विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिला के 4 पॉइंट दिए हैं, क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का था। तो 2 नंबर का प्रश्न है, अगर आपको आते हैं तो 4 पॉइंट आपको देने, 2-3 तो देने हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए अच्छा प्रश्न है और आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। क्या जरूरत पड़ी है मानव में दोहरे परिसंचरण की। तो आंसर पढ़ते हैं बच्चों इस बच्चे का कि मानव में दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है। देखो पहले प्रश्न क्या प्रश्न देखा, उसी अनुसार उसने लाइन जमाई है कि मानव में दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है। तो तुम लिखना पहली लाइन कि मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि, ताकि कुछ भी लिख सकते हो आप आगे। तो आवश्यक है क्योंकि मानव को अपने शरीर का तापक्रम या तापमान बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि बच्चों अपने को पता है कि मानव एक समतापी प्राणी है। कौन सा प्राणी है बच्चों, समतापी प्राणी है। मतलब अपना शरीर के टेम्परेचर जो है वो एक निश्चित बना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस,
कितना 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तो जैसे मान लो सर्दी है तो सर्दी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है, लेकिन हमें उसका टेम्परेचर 37 डिग्री बनाए रखना है, क्योंकि हम समतापी प्राणी हैं। इसलिए अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव में निरंतर ऊर्जा के लिए ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित जो रक्त है यानी ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त है को अलग करने के लिए मानव को 4 कोष्ठों में बांटा गया है। 4 कोष्ठों में बांटा गया है बच्चों। किसको? मानव के हृदय को। तो ये 4 कोष्ठों में बांटा गया है बच्चों। ये ऊपर वाले आलिंद होते हैं और नीचे वाले निलय होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है और शुद्ध रक्त कहाँ जाता है बच्चों? बॉडी में। ये क्या है? बॉडी। बॉडी से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है बच्चों? इधर आता है, यहाँ से इधर आके और यहाँ से वापस कहाँ चले जाता है बच्चों? फेफड़ों पर। अब इसको हम याद करते हैं कि दायां भाग कौन सा है, तो हमारा उल्टा याद करना है आपको। जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो ये हो जाएगी लेफ्ट साइड, यानी कि बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक बच्चों, तो ये इसका आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेंढक और छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। 2 नंबर का चित्र था। एक मेंढक का बनाना है और एक छिपकली का बनाना है। अब बच्चों मैं इस प्रश्न के आंसर के तो बिल्कुल खिलाफ हूं। ठीक है, ये मेंढक और छिपकली की कहां से समजात अंग लग रहे हैं भाई? और 2 नंबर का प्रश्न था, मान लीजिए आधा आधा नंबर मैं दे सकता था बच्चे की मेहनत के लिए और कुछ नहीं, तो मैं 1 नंबर दे देता, लेकिन यहां पर कितने नंबर दिए गए हैं? 2 नंबर दिए गए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी भी विज्ञान के या बायोलॉजी के मास्टर से पूछिए, टीचर से पूछिए कि ये कहां से दोनों समजात अंग लग रहे हैं। मेहनत के लिए मैं 1 नंबर मान सकता हूं, लेकिन 2 में से 2 नंबर देना मेरे ख्याल से ये बात गलत है। इसमें पूरे नंबर नहीं देने चाहिए थे। क्योंकि होता क्या है कि जिसने वास्तव में मेहनत की है उसके नंबर तो यहाँ आते नहीं, क्योंकि उसको नहीं आया तो वो छोड़ देता है। और जिसने बना दिया टाइम पास के लिए, कहाँ सही हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, तो उसके लिए नंबर मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो है एग्जामिनर, हमारे जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर जो कॉपियों को चेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें भाई। वास्तव में जिसके नंबर आने चाहिए देने चाहिए, है ना। ये नहीं कह रहा कि नंबर गलत दिया है, पर थोड़ा सा कटना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आप आधा काटो 1 काटो, आधा नंबर मैं कह रहा हूँ कि मेहनत के लिए दे सकते हो, बाकी 1 नंबर कटना चाहिए था। 80 में से 80 नहीं आने चाहिए थे। तो समझा तो समृद्धि अंग बच्चों इसने पूछा था। ठीक, समझा तो अंग बनवाई थी इसने, चित्र बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। खैर वो मेरी बात है, अगर मैं इस कॉपी को चेक करता तो मैं यहाँ पर 1 नंबर क्या यहाँ पर 0 दे देता, या आधा से ज़्यादा यहाँ पर मैं नहीं देता, कोशिश कर लेता 1 दे लेता, लेकिन 1 नंबर जरूर कटता, क्योंकि अच्छी चेकिंग होनी भी चाहिए बच्चों। अगला है बच्चों हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं, और दोनों को समझाना है। और 2 नंबर में है उत्पादक और उपभोक्ता। तो देखिए बच्चों कि पारितंत्र में उपभोक्ता और उत्पादक निम्न को कहते हैं। सबसे पहले उसने कहा लिखा है बच्चों उत्पादक। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल, मिस्टेक है बच्चों, लिखने में बड़ी की मात्रा आएगी। नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्षमता होती है या की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाते हैं। अब देखो समझाने की बात कहा है बच्चों, तो इसने एग्जाम्पल दिया है, और मैंने हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लास में भी कहा है बच्चों, अगर आपको डेफिनेशन याद है और एग्जाम्पल अगर उसके याद है तो आपको एग्जाम्पल देना ही है। ठीक बच्चों, अगर याद है तो, जैसे कोई रिएक्शन आई, जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको उसकी रिएक्शन दे देना, नंबर नहीं कटेगा इस चीज़ का, बल्कि एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि कम से कम बच्चे को डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल याद है। जैसे कि सभी हरे पौधे ही जीवाणु, हरे पौधे हैं और सभी जीवाणु तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा कुछ जीवाणु। ठीक है, जैसे हमारे पास नील हरित शैवाल है ना, सभी पौधे तो आएंगे इसमें। तो नील हरित शैवाल वगैरह का क्या है बच्चों? ये सपूसे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जरूर नहीं है सूर्य का प्रकाश ही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो रसायन स्वयं हैं, केमिकल से ही बना लेते हैं, है ना, तो वो तो खैर बड़ी क्लासों में बात आती है। और उपभोक्ता कंज्यूमर कैसे कहते हैं? वे जंतु जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किस पर डिपेंड करेंगे? उत्पादक पर, किसके लिए? अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, परजीवी है, ये सारे प्रकार हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, ये सब कौन है बच्चों? जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर डिपेंड करते हैं, इनको हम कहते हैं उपभोक्ता। किस पर डिपेंड करेंगे? उत्पादक पर। तो 2 नंबर का प्रश्न था बच्चों, 2 नंबर इसमें दिया गया है। ये सही है आंसर, इसके लिए मैं भी कहता हूं तालियां हैं, है ना। तो जो वास्तव में नंबर देने लायक हैं उनको थी। अब बच्चों देखो, ये एक डायग्राम आया है। क्या आया है? डायग्राम। बच्चे ने किससे बनाया है? पेंसिल से बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक्यूरेट तो ठीक ठाक नहीं लग रहा,
कि एकदम सीधी सीधी लाइनें हो, लेकिन फिर भी बच्चे की मेहनत के लिए मैं मानता हूँ नंबर दें। और टाइम भी कम मिलता है बच्चों, 3.25 घंटे का बहुत होता है वैसे टाइम। 8वां प्रश्न है बच्चों, और प्रश्न क्या है कि लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। यानी कि लोहे का धातु लेना है। तो ये बच्चों, ये बच्चे ने क्या बनाया है, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये धातु बनाई है, जल से भीगा हुआ एक कांच का तंतु लिया है बच्चों, जल से क्रिया करानी है। किससे? लोहे धातु पर भाप की क्रिया का। भाप बोले तो बच्चों बाष्प क्या होगी? जल होगी। जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा, गर्म होगा, और किसके रूप में निकलेगा बच्चों? भाप के रूप में। इसलिए भाप का चित्र है, भाप से क्रिया करवाना है। और चित्र के नीचे लिखा भी है, लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। जो प्रश्न में कहा है बच्चे ने वही लैंग्वेज लिखी है, इसके लिए मैं काबिल तारीफ बालक है। अब ये बच्चों कहाँ लिया था इसने? एक परख नली में लिया था। परख नली को कॉर्क से बंद कर दिया है। एक इससे क्या निकाली है बच्चों? हमने एक नली निकाली है जिसे हम कहते हैं निकास नली। इसको हमने कहाँ डाला है? एक दूसरे बीकर में डाला है जिसे हम द्रोणी कह सकते हैं। फिर इसमें क्या किया बच्चों? एक और जो परख नली है उसको उल्टा लगाया है, तो ये परख नली है। और इसमें यहाँ क्रिया के बाद एक बच्चों गैस बनती है जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। तो निकास नली, ये क्लैंप जो कसने के काम आएगा बच्चों, और ये स्टैंड है जो इस परख नली को कसने के काम आ रहा है। तो ये एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, 2 स्टैंड। तो इस मेट्स जो सामान सट्टा है इसको अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए यूज किया है। बाकी तो क्या है बच्चों? ये परख नली, द्रोणी डाली, परख नली गर्म किया, बस इतना सा चित्र है। तो ये 2 नंबर का चित्र था और 2 नंबर आते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने रिएक्शन भी दिए बच्चों इसके, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, हम ऊपर कर देते हैं इसको ताकि आपको रिएक्शन भी दिखाई दे। इस बालक ने इस चित्र की रिएक्शन भी लिखी है कि जो आयरन की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं बच्चों? जल से। तो क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाई। बैलेंस करने के लिए ये इसने स्टाइक्यूमेट्री गुणांक का यूज किया है, मतलब बैलेंस किया है 3, 4 और यहाँ पर लगाया 4। तो आप बैलेंस भी करके आए, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाना है बच्चों लवण की चालकता की जांच। तो इस बार क्या लेना है बच्चों? आपको लवण भरना है इसमें। ये धातु का लवण का विलयन ले लिया, उसके विलयन की जांच करनी है चालकता की। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट भी है, चैप्टर नंबर 1 या 2 में है बच्चों। एक कॉर्क लेते हैं, 2 कील लेते हैं इस पर, और दोनों कीलों को हम तार से जोड़ देते हैं। और इधर हम ले लेते हैं बच्चों बैटरी। यहाँ पर हम लेंगे बल्ब, कुंजी, और ये हो गई हमारी बैटरी। एक बड़ा डंडा बनाएंगे जिसको हम प्लस लिखते हैं, एक छोटा डंडा बनाते हैं जिसको हम क्या लिखते हैं? माइनस। तो प्लस से माइनस की और ये विद्युत धारा, ये क्या हो जाएगी बच्चों? विद्युत धारा आई की दिशा भी हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और किसका विलयन का बनाना है हमें? लवण के विलयन की। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों? धातु के लवण का विलयन। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 नंबर का चित्र था, 2 नंबर आते हैं, ठीक है। चित्र थोड़ी सी टेढ़ा चढ़ा है लेकिन ठीक है, नंबर दिए हैं क्योंकि चित्र तो सही है। हाँ, इसी प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब 10 क्वेश्चन में फिर से चित्र पूछा है बच्चों। क्या है 10 क्वेश्चन में? 10वां है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाना है। और 2 नंबर का ये प्रश्न है। क्या करना है बच्चों? एक हम चिमटा लेते हैं, इस प्रकार आप चिमटा बनाएंगे। इसमें आपको क्या करना है? एक मैग्नीशियम का रिबन ले लेना है। ये मैग्नीशियम का रिबन है और इसको यहाँ से क्या करते हैं बच्चों? बर्नर की सहायता से जलाया जाता है। जलाया जाता है तो बच्चों यहाँ पर एक वॉच ग्लास बनाएंगे और उसमें हम राख ले लेंगे। तो इसने कहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद। तो इस वॉच ग्लास में जो उत्पाद बना है बच्चों कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हम जानते हैं 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका नाम लिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चित्र देखिए बच्चों, ये हमने मोमबत्ती, आप मोमबत्ती ले सकते हो, बीकर ले सकते हो, बीकर नहीं बर्नर ले सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम की पट्टी है यानी मैग्नीशियम रिबन है, ये हाथ है, स्टैंड ले सकते हो आप। अच्छा, चिमटा भी लिखा है, हाथ भी लिखा है, ठीक है। हाथ ना बने तो बच्चों मत बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिमटा बना के छोड़ देना। ये वॉच ग्लास लिया है और ये स्टैंड पर रखे गर्म करके देख रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठा। अब इसने लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, देखिए इसने लिखा है कि ये तो चित्र का नाम हो गया। हर एक चित्र डायग्राम के नीचे आपको उसका नाम लिखना है कि ये चित्र किसका है, ठीक। मैग्नीशियम के दहन से श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO2 2Mg, बैलेंस कर दिया है। तो इस प्रकार आपको अगर रिएक्शन आती है, तो मैंने अभी कहा था रिएक्शन आती है तो आपको रिएक्शन देनी है, इसमें कोई शक वाली बात या दो राय नहीं है। 7वां पेज चल रहा है बच्चों, हमारे पास तो पेजों की बहुत संख्या होती है इस कॉपी में, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि कॉपी भर जाएगी, कॉपी नहीं भरेगी, है ना।
अगला प्रश्न बच्चों, ऊष्मा सूची अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा सूची और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को परिभाषित करना 2 नंबर का प्रश्न है। तो ऊष्मा सूची ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है? ऊष्मा सूची कहलाती है। जैसे चूने को हम गर्म करते हैं, चूने के पत्थर को या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा लिखा है। मैंने कहा है ऊष्मा ना लिखें थे आप किसका, त्रिभुज का चिन्ह बना दें, इसका मतलब भी उसको क्या देना है? हीट देना है। ऊष्मा सूची ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी कैसा होता है बच्चों? दूधिया हो जाता है। इसका भी हमारे बुक में चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं? तो ऊष्मा जिस अभिक्रिया में क्षेपित होती है यानी कि उत्सर्जित होती है, तो उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। अब देखो प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस में होती कौन है बच्चों? मेथेन होती है। उसका दहन कराएंगे, दहन यानी कि वायु की उपस्थिति में उसकी क्रिया करवाएंगे, CO2 + H2 प्लस ऊष्मा। ठीक है बच्चों, यहाँ ऊष्मा दी थी अब सूची यानी ऊष्मा सूची, और जहाँ ऊष्मा निकली है यानी कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको आंसर देने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है और पूछा है तन्यता। क्या पूछा है बच्चों? तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 + 1। तो तन्यता, धातु को पतले तार के रूप में खींचने नहीं बच्चों, खींचने, बड़ी कीमत लगाएंगे कि क्षमता को तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। अब प्रतीक आता है तो प्रतीक लिख दे, कहाँ दिक्कत है भाई। और इसके हम जानते हैं कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये 10th में NCERT में लाइन दे रखी है बच्चों। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखने हैं और 1 + 1 यानी 1 नंबर के दोनों नियम हैं। तो देखो बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हेडिंग डाली। पहला नियम लिखा कि आपतन कोण की जया sin I और अपवर्तन कोण की जया यानी कि sin R क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं। sin I / sin R = कांस्टेंट। इतनी सी भी परिभाषा लिख सकते हैं। हमारी NCERT में तो लंबी चौड़ी परिभाषा है कि एक निश्चित रंग तथा तरंग दैर्ध्य वगैरह माध्यम के लिए जो अनुपात होता है sin I / sin R का मान हमेशा एक स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप इतनी सी भी परिभाषा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नियम कहाँ है? तो ये रहा दूसरा नियम। हम जानते हैं क्या है, इनको पहला दूसरा कहीं भी लिख सकते हो, हमारी NCERT में उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है बच्चों? कि जो है हमारा आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है बच्चों? थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ये लीजिए ताकि आपको पूरा दिखाई दे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधों। 4 प्रतिरोध कौन कौन से बच्चों? R1, R2, R3 और R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। सूत्र निकालना है किस क्रम के लिए बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो R श्रेणी क्रम को क्या लिखते हैं बच्चों? S सीरीज अंग्रेजी में। ठीक बच्चों, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र लाना है तो हम जानते हैं बच्चों 4 है, इसलिए R1 + R2 + R3 + R4 ये सूत्र हमें व्युत्पन्न करना है। कौन से क्रम? ये श्रेणी क्रम के लिए बच्चों। श्रेणी क्रम, इसको हम कहते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक होता है बच्चों समांतर क्रम, या इसको हम कह सकते हैं पार्श्व क्रम, जिसको हम कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको लिख देते हैं हम बच्चों RP पैरेलल, है ना, 1/R1 + 1/R2 प्लस डैश लगा के छोड़ देते, ताकि अगर 3 है तो 1 + R3 कर देंगे, 1 + R3 नहीं 1/R3, 4 है तो 1/R4 कर देंगे। तो बालक ने देखिए क्या लिखा है, शानदार लिखा है बच्चों कि प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन, और इसमें वेरी गुड भी दिया हुआ है। मजे की बात देखिए, वेरी गुड भी मिला है बच्चों को, और अच्छी बात है। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, अच्छा क्या है, ये R1 है, अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूं, ये R2 है, ये हमारे पास R3 है। तो क्या लिखा है? ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का, ये पहला तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार, R1 R2 R3, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो देखिए वही लिखा है, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से और तीसरे तार का दूसरा सिरा चौथा, अच्छा चौथा भी दिया उसने भाई,
क्योंकि 4 दिया है। संयोजित हो तो वह संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। बच्चे ने बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है, 4 दिए इसलिए चारों की परिभाषा ले ली। आप 3 में भी काम कर सकते हो। श्रेणीक्रम में अब देखिए क्या समान होता है, ये आपको लाइन लिखनी है बच्चों कि श्रेणीक्रम में जब हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तारों को जोड़ते हैं, तो धारा यानी कि आई होती है उनमें समान, और जो विभवांतर यानी कि वोल्टेज जो है वो क्या होती है बच्चों, अलग अलग होता है। तो इसमें इस वाले संयोजन में कौन सेम होगी बच्चों, इसमें वोल्टेज अलग होगा, यानी यहाँ पर होगा V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर होगी V3, और इसमें I क्या होती है बच्चों, समान होती है। I क्या होगी, समान, और इसी के आधार पर हम सूत्र का क्या करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। तो हम जानते हैं ये किसका नियम है, V = RI या IR लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। इसे कहते हैं हम ओम का नियम। क्या कहते हैं बच्चों, ओम का नियम। मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों, ओम का नियम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ओम के लिए जो ग्राफ आता है बच्चों, V और I का ग्राफ कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइन तो यही आएगी। VI जो ग्राफ खींचते हैं, VI ग्राफ, ये ग्राफ आपके लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो R1 पर उत्पन्न विभवांतर, ये देखिए ये R1 है बच्चों, ये प्रतिरोध नंबर 2 और ये प्रतिरोध नंबर 3, और इसी प्रकार हम प्रतिरोध नंबर 4 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे प्रतिरोध नंबर 4। यहाँ पे R1 पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, V1, क्योंकि जो वोल्टेज है बच्चों वो क्या है, अलग अलग। तो हम जो चीज़ अलग है उसी के आधार पर हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, इसको समझाई देते हैं बच्चे। 1, 2, 3 एंड 4, इसका नाम है R1, R2, R3 और R4। हमें पता है बच्चों I तो होगी सेम, जबकि जो V है वो होगा डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर V कितना होगा, V1, यहां पर कितना होगा V2, यहां पर कितना होगा V3 और यहां पर होगा V4। अब यहां पर V1 कितना होगा बच्चों, तो हमें जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों कि ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I, यानी कि V = IR। अब यहां पर V कैसे निकालूंगा, V निकलेगा बच्चों, I कांस्टेंट है और R क्या है, R1 है। इसी प्रकार मैं यहां पर बात करूंगा, इसको मैं V1 दे दूं बच्चों, यहां पर V2 कितना आएगा, IR2, यहां पर V3 कितना आएगा बच्चों, IR3, और यहां पर V4 कितना आएगा बच्चों, IR4। तो बालक ने लिखा है कि R1 पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, V1 = IR1, R2, R3 पर उत्पन्न विभवांतर और R4 पर उत्पन्न विभवांतर ये लो ये लो ये लो। तो ये सारी चीजें उसने लिखी हैं बच्चों, हर एक चीज लिखी है उसने। अब फिर क्या किया है कि ओम के नियम से हम जानते हैं कि टोटल जो V कितनी होगी, वो V1 + V2 + V3 + V4 क्यों दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि 4 उसने कहा है। अब V मैं लिखता हूं, V1 का मान लिख दूंगा IR1 + IR2 + IR3 + IR4। जैसे ही हमने ये किया, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको बाहर ले लेंगे बच्चों। कहां ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो I यहां पर कॉमन है, और कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, IR1, R2, R3 और R4। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारा श्रेणी क्रम है। अब मैं यहां पर एक बार कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास जो 4 प्रतिरोध है, इनका तुल्य प्रतिरोध हम कितना मान लेते हैं बच्चों, हम इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं। या पर नहीं भी मानना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि V = IR, तो मैं इस V की जगह लिख देता हूं IR। तो हमारे पास ये लाइन कॉमन हो जाएगी यूं की यूं। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इस R को यहीं छोड़ेंगे और इस I को इधर लेके जाएंगे। तो ये कहाँ आएगी बच्चों, मैं एक बार लिख देता हूँ, या इसको भी हटा के मैं लिख देता हूँ बच्चों। ठीक, अब जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ी सी नीचे, या फिर मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, इस B की जगह मैंने लिखा IR। क्या लिखा, IR, और बाकी का सूत्र में ऐसे कैसे, IR1 + R2 + R3 + R4। ठीक बच्चों, इतना लिख लिया, आधे घंटे से ऊपर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, R यहीं छोड़ता हूं, इस I को इधर लेके जाऊंगा तो I/I हो जाएगा। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं, R = इस I से इस I को मैंने काट दिया, तो R = R1 + R2 + R3 + R4। और ये कौन से क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में, इसलिए मैंने लगा दिया S। बालक ने क्या किया है, बालक की चेक कर लेते हैं। ओम के नियम से V टोटल कितना, V1 + V2 + V3 + V4। V की जगह क्या लिख दिया, IR लिख दिया बच्चों, V की जगह क्या लिख दिया, IR।
IR1 IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। अब इस I को इस I से काट दिया और R बचा बच्चों I, अच्छा एक साथ ही कर दिया इसने, ठीक है, कॉमन वगैरह यही ले लिया, अतः तुल्य प्रतिरोध आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। इस प्रकार आपका जो सूत्र निकालना था वो बेहतर तरीके से बच्चे ने निकाला है। ठीक बच्चों, अगर आपको ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सीख सकें इतना जल्दी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक सवाल है और उस बच्चे को एग्जामिनर ने उस सवाल के लिए क्या दिया है बच्चों, एक्सीलेंट दिया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 4 ओम प्रतिरोधक में, तो आपको प्रतिरोध दिया है बच्चों कितना, R का मान दिया है 4 ओम, ठीक है। 10 एम्पियर की विद्युत धारा है, विद्युत धारा बोले तो I, अच्छा इसने लिखा हुआ है। प्रतिरोध आप R भी लिखेंगे, यहाँ पर विद्युत धारा 10 एम्पियर दिया है, लिखना है आपको समय T भी लिखना है, 2 सेकंड दिया है, और उत्पन्न होने वाली ऊष्मा यानी कि H का मान निकलवाए। तो हम जानते हैं बच्चों H = I²RT। क्या होता है बच्चों, अब T बड़ा कर लो छोटा कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, H = I²RT, जिसे हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं। अब इसमें हमें H निकलवाया है तो यानी कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। C जो टाइम है वो हमें सेकंड में लिखना है, तो बच्चे ने सूत्र लगाया से H = I² करना है। I कितनी है बच्चों, हमारे पास 10 एम्पियर, तो 10 का क्या कर दिया बच्चों स्क्वायर, इंटू R कितना है बच्चों, हमारे पास 4, इंटू टाइम कितना दिया है 2। 10 का वर्ग करेंगे बच्चों 100 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया 8, और 8 को 100 से गुणा किया तो H 800। अब ऊष्मा किसका, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है बच्चों, जूल होता है, तो ये जूल, अतः उसने लाइन लिखी है बच्चों सवाल के बाद, अतः उत्पन्न ऊष्मा 800 जूल होगी। आपको सवाल करने के बाद उसका आंसर एक लाइन में लिखना है, इसका नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और इसी कारण हो सकता है ये एक्सीलेंट दिया गया हो, क्योंकि सवाल तो सब करते हैं, ये लाइन पर सभी बच्चे नहीं लिख पाते हैं। ठीक बच्चों, परिनालिका की डेफिनेशन पूछिए बच्चों, मैं जूम कर लेता हूं इसको, चल भाई, अरे क्या हो गया, दो हाथ लगाने पड़ेंगे। परिनालिका, परिनालिका किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या था बच्चों, परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। परिनालिका के पास लिपटे तांबे के तार की, पास में लिपटे तांबे के तार की, ये देखिए पास में तांबे के तार लपेट दिए हैं, बेलन की आकृति, ये बेलन जैसी आकृति बन गई है कि अनेक फेरों वाली, फेरे भी बहुत सारे हैं, बेलन की आकृति है, पास में तांबे के तार लपेटे हुए हैं। इस प्रकार जो बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है जिसमें अनेक फेरे हैं, उस कुंडली को ही परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये परिनालिका बनाई है बच्चे ने, और ये एक पाइप लिया है बच्चों, बेलनाकार पाइप, उस पर लपेट कर बनाई गई है, ठीक है। अब इसमें हमने ये तार लपेट दिए हैं, ठीक है। अब इस तार लपेटने के बाद इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा हर जगह। अब इसके अंदर इसने क्या किया है, इस पाइप के अंदर एक लोहे की या नरम लोहे की हम क्या डाल देते हैं, रॉड डाल देते हैं, और रॉड क्या हो जाएगी बच्चों, चुंबक में बदल जाएगी, और उसी को हम कहेंगे विद्युत चुंबक। प्रश्न क्या था, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे क्रूड से चुंबक बनाने में किया जाता है, और इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। और आपको ये स्विच दिया है, गलत लिखा हुआ स्विच, ध्यान से लिखेंगे आप, कुंजी लगाई है, प्लस माइनस लगाया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। ये बालक थोड़े से इन डंडों में कंजूसी कर रहा है, एक डंडा बड़ा होना चाहिए और एक छोटा, जो बड़ा डंडा होगा वो प्लस का, और जो माइनस का टर्मिनल होगा वो छोटे डंडे से छोटी लाइन खींचकर दर्शाया जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। खंड से की बात करते हैं बच्चों। अब खंड से क्या है, कैसे प्रश्न है देखते हैं। खंड से यहाँ से शुरू होता है बच्चों, और यहाँ से लिखा हुआ है कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। कितने दीर्घ उत्तरात्मक हैं, 17 से 20 तक हैं, और शब्द सीमा 100 शब्द है, और 3-3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो 17वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, अच्छा अथवा में आने वाला है, यहाँ से 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला। क्या है प्रश्न, टाइम 9:30 बज चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाना है। तीनों के नाम लिखने, नाम नहीं, थोड़ी सी एक लाइन दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में। या फिर है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाना है। तो दोनों में से कोई सा आप कर सकते हो। 3 पॉइंट है, इसलिए उसने दिया है 1 + 1 + 1 = 3,
और ये श्वसन वाला है तो डायरेक्ट दिया है 3। बालक ने कौन सा किया, अथवा वाला किया है कि मानव के फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी है? मानव के फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिका में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अलंकृत हो जाता है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। बालक कह रहा है कि ये हमारे पास जो श्वसन नली होती है बच्चों, ये फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये श्वासनाल ट्रैकिया, ये प्राथमिक श्वसनी होती है और फेफड़ों में जाने के बाद बच्चों ये और विभाजित होती जाती है और अंत में कहाँ खुलती है बच्चों, अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं कूपिका या कह दो वायु कूपिका। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एल्वियोलाई। मनुष्य के नासाद्वार जब वायु शरीर के अंदर जाती है तो इसमें उपस्थित बालों जैसी संरचनाओं से धूल कण आदि अशुद्धियां अंदर नहीं जाती हैं। कंठ में उपास्थि के वलय होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपातित न हो। वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वायु कूपिकाएं फूल जाती हैं। यहाँ से हीमोग्लोबिन वर्णक द्वारा ऑक्सीजन रुधिर के साथ ऑक्सीजन की कमी वाले ऊतकों में पहुंच जाती है। फेफड़ों में बची कार्बन डाइऑक्साइड निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये बालक का आंसर है बच्चों। अब अभी तो क्या है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं समझा सकता। और ये चित्र बना है पेंसिल से। नासाद्वार फेफड़े कूपिका है, उपास्थल वलय जो पाए जाते हैं सी आकार के, ये पसलियाँ लिखा है, डी डायाफ्राम लिखा है। चित्र इतना क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत की है इसलिए ठीक है, क्योंकि इच्छा 10वीं वाला बालक जो है वो बढ़िया चित्र बना भी नहीं सकता ज़्यादा। और बालिका की कॉपी होती तो भी हम मान सकते थे, बालिकाओं की थोड़ी चित्र बनाने में एक्सपर्ट होती। अगला क्वेश्चन नंबर 19 लिया पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वही अथवा में आएगा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण को समझाना, अपचयन नहीं है, ऑक्सीकरण उपचयन है ना, एक ही बात है। और इसमें दूसरा है 2+1 करके निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, NH3+Cu। और अथवा में अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। कौन सा किया बच्चे ने? अच्छा, अपचयन अभिक्रिया वाला किया है, तो पीछे वाला किया है अपचयन। तो देखिए अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का चुनो ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। अब रिएक्शन देती है बच्चों NaOH। अच्छा, पहले एग्जांपल दिया बच्चों, एग्जांपल दिया उसने उदाहरण के लिए Cu+H2। बच्चों याद करो कि जब हम कॉपर को गर्म करते हैं, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। इस पर जो परत होती है वो काली परत होती है। क्या होती है बच्चों? काली परत होती है। जब इस काली परत पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये वापस जो है वो परत हट जाती है और जो कॉपर है वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो ये रिएक्शन वही है, CuO से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन निकली है, तो इसका क्या हो गया बच्चों? कॉपर निकलने के बाद मतलब कॉपर निकलने के बाद नहीं, ऑक्सीजन इससे हटी है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और H2 में O जुड़ी है, H2 बना है, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। तो इसका तो हो गया ऑक्सीकरण और इसका हो गया अपचयन, ठीक। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है MnO2+HCl। ये क्या किया है बच्चों? इस बालक ने दोनों एग्जांपल दिए हैं, इसमें उदाहरण सहित समझाइए, इसलिए उसने उदाहरण द्वारा समझाया है, ठीक है। अब जो रिएक्शन दिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, ये इसका क्वेश्चन नंबर 19 का पहला, ये 19 का दूसरा। NaOH+H2SO4 और क्या बना है Na2SO4+H2। इसको हमें क्या करना है बच्चों? संतुलित। तो संतुलित किस विधि से करते हैं बच्चों? हमें पता है हिट एंड ट्रायल विधि से करते हैं। अब इसको जो संतुलित करने की विधि जो है हिट एंड ट्रायल, उसको ये नाम क्यों दिया? क्योंकि संतुलित करने के लिए हम सबसे छोटे पूर्णांक का यूज करते हैं, ठीक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। संतुलित करने के लिए बच्चों आपको क्या है? दोनों साइड, तीर के निशान के दोनों साइड, यानी कि अभिकारकों में और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या की काउंटिंग करनी होती है। तो इसने बच्चे ने 2 लगाया है यहाँ पर और यहाँ पर कट गया 2 H2 होगी यहाँ पर जहाँ तक है, क्योंकि H2O दिया है, ठीक है। यहाँ पर H2O है, साफ करके लिख देता हूं दोबारा। यहाँ पर क्या है? H2O। तो क्या करना है? 2 सोडियम, तो यहाँ पर 2 सोडियम। ऑक्सीजन 1, 2 आगे लग रहा है तो 200 गुणा हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर भी है, तो कितने हो गए बच्चों? 4, 2, 6 हो गए, तो 4 ये रहे और 2 गुणा हो गए, तो इस प्रकार 6 हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो आगे 2, तो H2
तो इस प्रकार क्या हो जाती है बच्चों, ये बैलेंस हो जाती है। सल्फर भी देख लेना, सल्फर 1 सल्फर 1, इस प्रकार बैलेंस हो गई। तो सिंपल सी रिएक्शन दी थी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है बालक ने, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किया है बच्चों बालक ने। कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है विद्युत मोटर और विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर हट गई है तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। विद्युत मोटर है, चित्र बना है, कार्य प्रणाली समझाई है उसने। अच्छा 18वां प्रश्न बीच में कराया इसने, एक छोड़ दिया था उधर। 18वां प्रश्न है प्लेन एरिया का नामांकित चित्र बनाइए। प्लेन एरिया का चित्र बनाना था। और विकासी संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। जीवाश्म का महत्व आगे भी पढ़ा है, 2 बार प्रश्न आया है मतलब। और या फिर अथवा में है कि मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। एक संकरण प्रयोग करना है बच्चों, कौन सा, एक संकरण प्रयोग। बच्चों 13 ही पेज भरे हैं, बताओ अभी तक तो 13 पेज भरे हैं। तो मेंडल ने अनेक विपर्यासी लक्षणों वाले मटर का चयन किया और लंबा बौना पौधा जो हमेशा पौधा उगाता था तथा बौना पौधा जो हमेशा बौना पौधा उगाता था। बच्चों मुझे लग रहा है कि इधर कुछ कटा है। जब उसने इनके बीच क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे तथा जब उसने F1 पीढ़ी के बीच स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए और उनके हर पौधा बौना था, हर चौथा पौधा। हाँ, हर बौना कैसे हो जाएगा वही तो मैं सोचूं। अब देखो चित्र द्वारा बताना है, तो आपको इस प्रकार नहीं बनाना बच्चों। मैंने इस प्रकार आपको बताया भी नहीं है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, ठीक है वैसे तो एक लक्षण के लिए बनाना है तो हम लेते हैं बच्चों, एक को तो ले लेते हैं हम नर, ठीक है, एक को ले लेते हैं हम मादा। दोनों नर और मादा जो जनक है वो अपने अपने लक्षणों के लिए शुद्ध हैं। ये शुद्ध लंबा पौधा है, यही लिख देता हूं मैं, शुद्ध कहाँ जा रहा भाई, इधर आ। यह है शुद्ध लंबा पौधा और यह है शुद्ध बौना पौधा। ज़्यादा लिखूंगा नहीं बच्चों। अब इसके हम क्या करते हैं बच्चों, युग्मक बनवाते हैं। अच्छा ये तो क्या है, जनक हैं, आपको लिखना है। यहाँ इनके हम क्या बनवाते हैं, गैमेट्स यानी कि युग्मक। तो दोनों एलील जो हैं बच्चों, दोनों एलील सेम है, इसलिए हम एक ही प्रकार के युग्मक बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके मध्य जब हम निषेचन करवाएंगे तो ये हमारी जो पीढ़ी प्राप्त होगी बच्चों, इसको कहते हैं हम F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के पादपों में हम बच्चों क्या कराते हैं, स्वयं परागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमें क्या प्राप्त होगी बच्चों, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब ये 2 अलग अलग एलील हैं बच्चों, तो एक साइड हम नर लिख लेंगे, एक साइड हम मादा लिख लेंगे। ये एक साइड नर, एक साइड मादा। इस प्रकार टेबल तैयार करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा, लेकिन ये जो पौधा है बच्चों वो कैसा है, बौना पौधा है। तो हम फिर बात करते हैं फिनोटाइप की। सबसे पहले फिनोटाइप, लंबे अनुपात बौने, लंबे अनुपात बौने। लंबे कितने, 3, बौने कितने, 1। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 3:1, ठीक। जीनोटाइप की बात करते हैं, जीन प्रारूप की। तो कैसे कैसे हैं बच्चों, एक इस प्रकार का, जल्दी जल्दी में बच्चों, एक इस प्रकार का पौधा है, एक इस प्रकार का पौधा है और एक इस प्रकार का है। तो मतलब हमारे पास कितने प्रकार के पौधे आए बच्चों, 3 प्रकार के पौधे आए हैं। एक ऐसा पौधा आया है ये वाला, 2 इस प्रकार के पौधे आए और एक इस प्रकार का है। तो जीनोटाइप कितना आएगा बच्चों, 1, 2, 1, 1:2:1। और फिनोटाइप कितना है, 3:1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप बना सकते हो। खंड दे, खंड दे की बात कर लेते हैं बच्चों। बालक ने क्या लिखा है, सेक्शन डी डाला है और उसमें क्या है बच्चों, खंड दे में। अच्छा पहले 22वां किया, 21वां नहीं किया, ठीक। मिलान करना था बच्चों, आपको मैं दिखा देता हूँ। 53 मिनट का वीडियो हो चुका है टाइम। जिप्सम का सूत्र कौन सा है, मिलान करना है। भ्रंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है, मिलान करना है। बेकिंग सोडा का सूत्र कौन सा है, मिलान करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है, मिलान करना है, ठीक। तो ये बच्चे ने मिलान कर दिया है, ठीक है। और ये कितने नंबर का था बच्चों, 2 नंबर का था। ये वाला प्रश्न 2 का था, तो 2 नंबर में से 2 नंबर मिल गए। जिप्सम का सूत्र ये रहा, जानते हो, CaSO4 भ्रंजक चूर्ण CuCl2। बेकिंग सोडा ये रहा सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस ½ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या ½ H2, कुछ भी लिख सकते हो। फिर दूसरा प्रश्न है इसका बच्चों, 1 नंबर का प्रश्न बड़ा लंबा है लेकिन आंसर इतना सा है। क्या है कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
साधारण नमक के NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा, जलीय विलयन है इसलिए H2, और क्या प्रवाहित करना बच्चों, विद्युत धारा। कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें बनती हैं जिनका नाम है X+Y। अब कलर में चेंज कर लेता हूँ, एक बन रही है X और एक बन रही है Y, ठीक है। अब इतना आपको इसका जलीय विलयन देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए बच्चों कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्लोर क्षार प्रक्रम, जिसमें एक तो बनता है क्षार जो है NaOH, एक बनता है क्लोरीन गैस, ठीक है। X की बात कर रहा है ये, अभी क्लोरीन X है या Y है ये पता नहीं है। अब X और Y को कैसे पहचाने, तो उसके लिए आगे कहा है इसने कि गैस जो X है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, ये ध्वनि उत्पन्न कर रही है फटफट, और फटफट की ध्वनि एक ही गैस तो करती है बच्चों, कौन, हाइड्रोजन। तो X कौन होगी, हाइड्रोजन होगी, ये हमें पता चल गया। तथा जो और आगे भी दिया है बच्चों, तथा जो गैस जो Y है वो जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है, और जल को कीटाणु मुक्त कौन करती है बच्चों, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन है। तो गैस X और Y कौन सी होंगी, उनके नाम लिखना। तो बच्चे ने सीधा लिखा है गैस X हाइड्रोजन गैस है, और गैस Y कार्बन डाइऑक्साइड लिख के काट दिया है, और बाद में लिख दिया है क्लोरीन गैस है Cl2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये आंसर है। तो बालक ने बड़ी अच्छा लिखा है। देखो काटापीसी की है बच्चे ने, ठीक है, मानते हैं काटापीसी नहीं करनी चाहिए पर होती है, पर काटा कैसे, एक लाइन बस, ऐसे नहीं कि उसका पूरा ही पुद ले ये ले गए, दिखेगा ही नहीं कि क्या लिख दिया मैंने, नहीं। उससे क्या होगा, पिछला पेज भी जो आगे आने वाला है अगला पेज वो भी बिगड़ सकता है। तो बालक ने ऐसा रिस्क नहीं लिया, एक लाइन से काट दिया है। इसका तीसरा प्रश्न भी है बच्चों, शायद नहीं है, दो ही प्रश्न है, 2 + 1 + 1। अच्छा, X और Y का नाम पूछा था इसलिए 1 + 1। अगला कौन सा किया बच्चों, 23वां प्रश्न किया है। 23वां कहाँ है, लास्ट वाला प्रश्न है। प्रश्न है लेंस की क्षमता किया कि ठीक है, अथवा वाला किया ये वाला प्रश्न भी कि लेंस की क्षमता से आप क्या आशय है, लेंस की क्षमता से। तो लेंस की क्षमता हेडिंग डाली, पूरी डाल देता लेंस की क्षमता तो भी कोई दिक्कत नहीं कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। कितना मोड़ेगा रे, जैसे इसको नहीं ले, ये लेंस है हमारे पास, ये कितना मोड़ता है, ये कितना फैलाता है, कितना अभिसारित करता है, कितना अपसारित करता है, इसको ही हम कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी कि कोई लेंस है उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एक जगह संकेंद्रित या केंद्रित करने की जो क्षमता है उसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है, एक डॉक्टर +2.0 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यह किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है, +2.0 वाला डी वाला। ठीक है, एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र खींचना है। ठीक है, लेकिन इसने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर और इसने सूत्र भी लिखा है कि P = 1/f। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो f लेनी है वो मीटर में लेनी है। किस में लेनी है, मीटर में। ठीक है, क्षमता। अब देखो सवाल करके बता रहा बच्चा, सवाल करके बता रहा है कैसे, क्षमता कितने दी है बच्चों, +2.0 D। अब मेरे ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि प्लस देख के क्या कर देना है आपको, उत्तल। तो इसने पूछा भी है बच्चों कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और ये बताना है कि यह किस प्रकार का लेंस है, किस प्रकार का लेंस है भैया। तो प्लस है तो कौन सा आएगा, उत्तल, और माइनस होता तो मैं कह देता अवतल। तो प्लस वाला है तो उत्तल यहाँ आएगा, नीचे लिखा होगा। फोकस दूरी तो इतनी आएगी, अभी बात करेंगे कैसे आई। और वह लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा। प्लस देख के हम कह देते हैं उत्तल। ठीक है, अब वो सवाल कर लेते हैं, क्षमता कितनी दी गई है, +2.0 D। और क्या पूछा बच्चों, लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, चूंकि हम जानते हैं P = 1/f। f निकालनी है तो f = 1/p। क्या होगी बच्चों, 1/p। तो f बराबर 1/, अब p क्षमता की क्या होती है बच्चों, p पावर, यहाँ लिख दिया 2.0। अब बताओ 1/2 ही तो है, 1/2 का मतलब कितना होता है बच्चों, मतलब आधा, तो 0.5। और किस में है बच्चों, ये मीटर में। किस में है बच्चों, मीटर में। तो बच्चे ने लिखा है कि अतः फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब इधर तो हो गया, लेकिन एक आध क्वेश्चन बाद में किया शायद बालक ने, कुछ और लिखा है क्या बालक ने,
अच्छा, एक इसी में और अभी शेष है बच्चों, एक प्रश्न और है, तो ये लाइन लिखनी है और लिखा भी है बच्चे ने, अच्छी बात है। उसने कहा है 4 नंबर के प्रश्न में, इसी में, एक अवतल लेंस, ठीक है, एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र खींचना है। इसके द्वारा कोई भी एक किरण चित्र खींचना है। तो बच्चों इसके लिए तो हम जानते हैं कि कहीं भी वस्तु रख दो, क्या रख दो, कहीं भी वस्तु को पटक दो, रख दो, और उसके बाद क्या है, चित्र बनाना है। देखते हैं, तो ये इसके मुख्य अक्ष हो जाएगी, बच्चे के देख लेते हैं। ये इसने लेंस बनाया है बच्चों, ये इसकी मुख्य अक्ष है। समान दूरी पर यहाँ पर ये लिया है F1, यहाँ पर लिया है 2F1, यहाँ पर F1 नहीं बच्चों F2 आएगा, और यहाँ है 2F2, ठीक बच्चों, F1 किया था उसने, F2 करना। यहाँ इसने कुछ नहीं, अनंत पर रख दिया है, और देखिए समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो अपसारित कर देता है, फैला देता है, तीर लगाना है, और जो O की तरफ आता है, प्रकाश केंद्र की तरफ आता है, वो सीधा निकल जाता है। अब ये तो जा रही है उधर, ये जा रही है, तो इसको पीछे मिलाते हैं, जहाँ पर कटती है वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसने ये पूछे तो नहीं है, लेकिन बालक ने लिखा है, तो इसके नंबर नहीं कटेंगे इतना सा लिखने के। क्या प्रतिबिंब की स्थिति F1 और O के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य बन गया। प्रकृति आभासी और सीधा ऊपर काट रहे हैं बच्चों, सीधा बनेगा। सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। आकार क्या है बच्चों, छोटा, इससे हमेशा ही छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, याद रख लेना। पेपर तो हो गया, एक आध क्वेश्चन बीच में है, देखते हैं कौन सा छोड़ा था। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी गर्म वस्तु से छूने पर उसके जल्दी से हाथ हटा लेना, प्रतिवर्ती क्रिया। अब बच्चों ये तो मेरे ख्याल से गलत है, प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा बालक ने गलत लिखी है। किसी गर्म वस्तु को छूने पर जल्दी से हाथ हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ये तो बात गलत है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है बच्चों वो क्या है कि कोई अचानक ऐसी प्रतिक्रिया होगी, कोई हम जैसे, अब ये क्या है कि उसने एग्जाम्पल की बात कर दी सीधी, किसी क्रिया के प्रति अचानक होने वाली जो अनुक्रिया है उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। वैसे तो पर ठीक है, अब चेक कर दिया, आधा नंबर काट लेना चाहिए था वैसे तो, कि जंतु में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनमें सोचने के प्रक्रम तेज नहीं है। आगे चलते हैं। वास्तव में जंतु में सोचने के लिए आवश्यक न्यूरॉन का जाल या तो अल्प होता है या फिर अनुपस्थित होता है। छोटे मोटे जंतु हैं उनमें क्या होता है बच्चों, सोचने के लिए ज़्यादा विकसित जाल नहीं पाया जाता, तो मस्तिष्क तो होता ही नहीं है। इस कारण इस जाल की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप अधिक दक्षता से कार्य करता है, इसलिए जंतु में प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ। सोचने वोचने की क्षमता है नहीं। अपने पास भी, मानव की भी अगर बात करते हैं, हमारे पास भी प्रतिवर्ती चाप है, लेकिन क्यों विकसित हुआ, क्योंकि हमारे माइंड पर ज़्यादा कामों का वर्कलोड ना हो, कुछ एक्शन खुद ले सके दूसरा, है ना, तो उसके लिए हमें प्रतिवर्ती चाप का निर्माण हुआ है। अभी कैसे चित्र बनाए बच्चा जाने, आपको तो ऐसे चित्र बना लेना है, ठीक है। एक और इसमें दूसरा द्रव्य और वाइट द्रव्य दो होते, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय नाल पाई जाती है। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर गैंग्लिया होती है बच्चों, यहाँ पर पैर मैर बनाते हैं हम, यूँ इस प्रकार आती है, यहाँ पर जाती है और इस प्रकार हमारी मांसपेशियों में चली जाती है। इस प्रकार का चित्र है। अब ये आगे नहीं बना सकता मैं, इधर जगह नहीं है। तो ये गर्म वस्तु है, हाथ लिया, हाथ से ये गई, गैंग्लिया मैंग्लिया नहीं है, यहाँ पर संवेदी अंग है सीधा। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, है ना, ये मस्तिष्क के लिए सूचना जाती है, सहचर्य तंत्रिका है, हाँ वो बीच में एक तंत्रिका और काम कर लेती है, हमेशा नहीं करती। दो प्रकार से सिस्टम चलता है, यहाँ पर एक और तंत्रिका काम कर सकती है, मतलब कोई सूचना यहाँ आए, ये ले और यहाँ से भेज दे, कुल मिला के ठीक है। पर तो ये थी बच्चों कॉपी 80 में से 80 वाले की, मेरी नज़र में 80 नहीं है। अब इसने थोड़ी सी ये क्या है कि वो नहीं लिखा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका ये पेपर ख़त्म हो जाए, बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख दें समाप्त। क्या लिख देंगे, समाप्त। और कोई कोई बोल देता है इसके नीचे अपने रोल नंबर भी लिख दें, अगर आपसे सेंटर पर बोला जाता है तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे ये जो बचे खुचे पेज हैं बच्चों, ये जो खाली पेज हैं, इनको आपको एक तिरछी लाइन द्वारा काट देना है। इस प्रकार आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी है। इस बच्चे के नंबर मेरी नज़र में 80 में से 80 नहीं होने चाहिए थे, 1.5 या 2 नंबर कट सकते थे, पर वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। एक और कॉपी में किसी दिन और लाऊंगा, एक और कॉपी है मेरे पास, उसकी कई सारी गलती हैं, लेकिन फिर भी उसकी 80 में से 80 दे रखें। साफ गलती है, फिर भी 80 में से 80 नंबर है, उसकी हम थोड़ी सी अब टाइट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया साइंस का, तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट कर दें, मैं आपके लिए उसका वीडियो बना के तैयार कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।